हाय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो आज आप लोग के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का पहले चैप्टर का पहला लेक्चर है। जैसा कि मैंने कल जब सिलेबस के बारे में चर्चा किया था, तो मैंने आप लोग से एक वादा किया था कि अब जो आज से आप लोग की क्लास होंगी वो डेली होंगी। तो मैंने अपने वादे को पूरा करते हुए मैं आज आप लोग का पहला चैप्टर लेके आया हूँ और पहले चैप्टर का यह पहला लेक्चर है। तो आओ हम लोग अपना ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चर्चा करते हैं अपने चैप्टर पे। तो जो हम लोग का पहला चैप्टर है वो है गति एवं इसका अनुप्रयोग, मतलब गति एवं इसका अनुप्रयोग। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि गति क्या होती है, तरंग गति क्या होती है, मतलब तरंग गति क्या होती है और इसका अनुप्रयोग क्या है। वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आओ हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में कि जो तरंग गति होती है वो क्या होती है। वेव मोशन, तरंग गति यानी वेव मोशन। तो मैं थोड़ा हाईलाइट किए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना पड़े कि वेव मोशन क्या होता है। वेव मोशन, तो आओ हम लोग थोड़ा परिचय पे देखते हैं, इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि जो ये वेव मोशन होता है ये क्या होता है। तो प्रकृति में ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से हो सकता है। जो प्राकृतिक होता है हमारा, जिसे प्राकृतिक किसे का, जो हमारे चारों तरफ जो प्राकृतिक की देन है वो प्राकृतिक चीज़ कहलाती है। तो इसमें ये लिखा है प्राकृतिक में ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से हो सकता है। प्राकृतिक में ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से हो सकता है। पहला है द्रव की गति अथवा स्थानांतरण द्वारा और दूसरा जो है वो है तरंग गति द्वारा। पहला जो है वो द्रव की गति अथवा स्थानांतरण द्वारा, द्रव की गति अथवा स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना, उसको स्थानांतरण कहते हैं। और जो दूसरा है वो तरंग गति द्वारा होता है। तरंग गति अभी हम आगे आप लोग को बताएंगे तरंग गति क्या होती है। तरंग गति ऊर्जा स्थानांतरण की एक महत्वपूर्ण विधि है। जो तरंग गति है वो ऊर्जा स्थानांतरण की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो आओ हम लोग देखते हैं यांत्रिक तरंग क्या होती है। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मैकेनिकल वेव जो होता है वो क्या होता है। मैकेनिकल वेव, तो देखो मैकेनिकल वेव मतलब जब हम तरंगे, ये तरंगे कैसे उठती हैं उसके बारे में मैं आप लोग को पहले ही थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ कि जो ये तरंगे कैसे उठती हैं। जैसे ये एक चित्र है, ये चित्र एक तालाब का चित्र है। तो मान लीजिए जब हम कहीं, मतलब जैसे कोई तालाब है उसमें जब पानी शांत रहता है, या कोई तालाब ले लीजिए या कोई कुआं ले लीजिए, लेकिन जो उसमें पानी भरा हो वो एकदम शांत रहे। तो जब वह पानी शांत रहेगा हम उसमें किसी ईंट या पत्थर को उठा के मारेंगे। जब उसमें हम किसी ईंट या पत्थर को मतलब फेंकेंगे, तो जब किसी ईंट को हम फेंकते हैं उसमें, तो उसमें एक प्रकार की मतलब तरंगे उठने लगती हैं। इस प्रकार की एक तरंगे उठने लगती हैं। तो इस प्रकार की जब तरंगे उठने लगती हैं तो वह एक मतलब गति करने लगता है, जिसको हम लोग मोशन कहते हैं। तो आओ हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है यांत्रिक तरंग में। इसमें यह लिखा, जब किसी तालाब के शांत जल में एक पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है तो पत्थर के टुकड़े के गिरने के स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। यह विक्षोभ मौलिक आकृति में एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब की किनारों तक पहुंच जाता है। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया, जब किसी तालाब में शांत जल में मतलब जब किसी तालाब के शांत जल में, जैसे अगर कोई, जैसे नदी में अगर जब हम फेंकेंगे तो नदी का पानी बहता रहता है, उसमें उतना नहीं जान पाएंगे आप लोग। लेकिन जब किसी तालाब, जैसे कहीं पे पानी इकट्ठा हो और उसमें मतलब शांति हो, मतलब पानी की लहरें ऊपर नीचे ना हो रही हों, तो जब ऊपर नीचे नहीं होंगी तो जब हम उसमें एक पत्थर का टुकड़ा फेंकेंगे तो उसमें लहरें मतलब ऊपर नीचे होने लगती हैं। और वो लहरें ऊपर नीचे होते हुए मतलब एक के किनारों पे लग जाती हैं, ऊपर नीचे होते हुए। तो यही चीज़ इसमें भी लिखा है। आओ हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसका कारण यह है कि जल में जिस स्थान पर पत्थर गिरता है वहाँ का तल दबने से एक गड्ढा हो जाता है, परंतु जल अपने प्रत्यास्था के गुण के कारण इस परिवर्तन का विरोध करता है।
मतलब जब हम किसी पत्थर को मतलब शांत जल में फेंकते हैं तो वहाँ पे एक गड्ढा टाइप का हो जाता है, और गड्ढा टाइप होने के कारण मतलब जब वो नीचे को जाता है तो नीचे को जब जाएगा तो उसके मतलब कुछ पानी ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। तो जब वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं तो जब ऊपर उठते उठते एक मतलब इस प्रकार का ऐसे ऐसे करके लहर बनाने लगती हैं, मतलब गति बनाती हैं, विरोध करता है तथा जल चारों ओर से आकर इस गड्ढे को भरने लगता है। चूँकि चारों ओर से आने वाली जल का तल चारों ओर से आने वाले जल का तल चारों ओर के तल की अपेक्षा कुछ ऊंचा उठ जाता है। अब तल पुनः इसका विरोध करता है। अब तल जो तल होता है निचला तालाब का मतलब जो निचला हिस्सा होता है एकदम से तल होता है, इसका विरोध करता है तथा जल नीचे की ओर जाने लगता है। इस प्रकार उस स्थान पर जल के कण ऊपर नीचे गति करने लगते हैं। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया, जब किसी पत्थर को हम शांत जल में फेंकेंगे तो उसमें एक प्रकार की लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, ऊपर नीचे करके, ऊपर नीचे मतलब ऐसे ऐसे लहरें उत्पन्न होंगी ऊपर नीचे करके, नीचे गति करने लगती। ये कण गति को अपने पास वाले सभी दिशाओं के कणों को देते हैं। मतलब अपने जैसे ये कण अपनी गति की ऊर्जा को अपने पास वाले सभी दिशाओं के कणों को दे देते हैं। मतलब जो ये कण होते हैं गति की ऊर्जा को अपने पास वाले सभी दिशाओं के कणों को दे देते हैं तथा स्वयं अपने पूर्वावस्था में आ जाती है, और मतलब अपनी वो पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, जैसे पहले थी उसी अवस्था में आ जाती हैं। ये दूसरे कण भी अपनी गति की ऊर्जा को अपनी समीपवर्ती कणों को दे देते हैं और अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। यह क्रिया इस प्रकार चलती रहती है। स्पष्ट है कि इस क्रिया में जल के कण अपना स्थान अस्थायी रूप से नहीं छोड़ते हैं, केवल अपनी साम्य स्थिति के ऊपर नीचे कंपन करते हैं तथा पत्थर द्वारा जल में उत्पन्न विक्षोभ बराबर आगे बढ़ता रहता है। अर्थात पत्थर द्वारा जो ऊर्जा जल के कणों को दी जाती है, अर्थात पत्थर द्वारा जो हम पत्थर फेंकते हैं उसके द्वारा जो ऊर्जा जल के कणों को दी जाती है वह बराबर आगे वाले कणों को संचरित होती रहती है। जैसे जब हम पत्थर को फेंकते हैं तो एक प्रकार की ऊर्जा देती है, और वह जब मतलब नीचे गिरता है तो उसमें जो ये लहरें उठती हैं, पहले एक उठी, फिर इससे जो ऊर्जा मिली फिर उठी, फिर इससे जो मतलब एक दूसरे को ऊर्जा देती रहती हैं ताकि वो तरंगे ऊपर नीचे उठती रहें। जल के कणों को दी जाती है, वह बराबर आगे वाले कणों को संचरित होती रहती है, लेकिन जल के कण इस विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं, जो ये चित्र बना है इसके तौर पे, यदि पत्थर के जल में गिरने के स्थान से कुछ दूर जल के पृष्ठ पर कार्क का टुकड़ा तैर रहा हो, तो जब विक्षोभ कार्क तक पहुँचता है तो कार्क अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे दोलन गति करने लगता है तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद कार्क की दोलन गति समाप्त हो जाती है और कार्क अपने प्रारंभिक स्थान पर ही रहता है। जो चित्र 1.2 है, इससे स्पष्ट कर सकते हैं आप लोग कि ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण द्रव्य कणों का संचरण के बिना ही होता है। जैसे यहाँ पे एक कार्क लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग एक पत्थर को हम लोग फेंकते हैं और यहाँ पे एक कार्क लगा विक्षोभ गति, तो इसमें जो लहरें उठती हैं मतलब कहीं उठती हैं उसके बाद फिर ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, उसको हम लोग विक्षोभ गति कहते हैं। इसी प्रकार जब किसी रस्सी के एक सिरे को हुक से बांधकर तथा उसके दूसरे सिरे को पकड़कर ऊपर या नीचे की ओर झटका दिया जाता है, तो झटका देने के स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है जो उसकी आकृति
तथा गृत्य में एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर रस्सी के दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, लेकिन रस्सी का प्रत्येक भाग अपने ही स्थान पर रहता है। मतलब इस चीज़ में यह बताया गया कि जब हम किसी एक रस्सी को लेते हैं, जब किसी एक सीधी रस्सी को लेंगे और उसको मतलब एक सीधी रस्सी को लेकर उसको एक मतलब किसी वृक्ष में या तो हम लोग उसको बांध देंगे और एक तरफ उसको किसी वृक्ष में बांध देंगे और एक तरफ उसको पकड़ के मतलब इसको पकड़ के हम लोग झीटेंगे, तो उसमें एक मतलब ऐसे तरंग के जैसा ऐसे ऐसे करके तरंग के जैसा एक मतलब लहरें उठने लगती हैं। तो वही काफ़ी आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा। बट अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मैं आप लोग की डाउट क्लियर करूँगा। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति द्वारा कुछ बोला जाता है तो वास्तव में मुख द्वारा निकली ध्वनि ऊर्जा के द्वारा समीप के वायु कणों को या तो आगे धकेल कर या पीछे खींचकर उन्हें ऊर्जा स्थानांतरित किया जाता है। परिणाम स्वरूप इस भाग की वायु का घनत्व अस्थायी रूप से बढ़कर अथवा घट जाता है। वायु के ये विक्षुब्ध कण वायु की अगली परत पर बल लगाकर अपने विक्षोभ उस परत को स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रकार यह विक्षोभ वायु में आगे बढ़ता हुआ श्रोता के कान के समीप वाली वायु में पहुंच जाता है। जिस श्रोता द्वारा सुना जाता है वक्ता द्वारा अपने पास के वायु में उत्पन्न किया गया विक्षोभ वायु में चलता है, किंतु वायु स्वयं नहीं चलती है। किसी शब्द को बोलते समय जो वायु वक्ता के समीप होती है वह सदैव वक्ता के समीप ही रहती है, यहाँ तक कि उस क्षण में भी जबकि संदेश श्रोता तक पहुँच चुका होता है। इस प्रकार उत्पन्न विक्षोभ को यांत्रिक तरंग तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। मतलब जो कई आप लोग को फिलहाल कई उदाहरण के तौर पे जैसे रस्सी को लेकर हमने आपको समझाया और किसी शांत तालाब में भरे हुए पानी को लेकर मैंने समझाया। जब शांत तालाब में जब पानी भरा होता है तो उसमें हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो उसमें एक प्रकार की लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, उन्हीं लहरों को हम लोग तरंगे कहते हैं। और उसके बाद मैंने एक सिंपल सी आप लोग को उदाहरण देकर समझाया कि जब हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं तो वह वायु के द्वारा मतलब हमारे जो सुनने वाले होते हैं यानी श्रोता उनके कानों तक पहुंचता है, मतलब तरंगों के द्वारा। अतः यांत्रिक तरंग किसी द्रव्य माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपनी आकृति बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक तरंगें केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही संचरित होती हैं। ध्वनि तरंगें, जल की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें आदि यांत्रिक तरंगें के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त ऐसी भी तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश की तरंगें, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। जो मतलब प्रकाश की तरंगें, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये जो आदि मतलब इतने तरंगें हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो यांत्रिक तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण माध्यम के दो गुणों से। पहला माध्यम क्या है? पहला है माध्यम की प्रत्यास्था और जो दूसरा है माध्यम के जड़त्व के कारण ही संभव होता है। यांत्रिक तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण जो होता है वो दो गुणों द्वारा संभव होता है। पहला जो होता है माध्यम की प्रत्यास्था और दूसरा होता है माध्यम के जड़त्व। तो आओ हम लोग आगे देखते हैं। उपयुक्त उदाहरणों से तरंग गति की विशेषताओं को निम्नवत दिया जा सकता है। जो पहला है वो है तरंग गति की उत्पत्ति किस माध्यम में किसी स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न करने में होती है। और जो दूसरा है तरंग गति के कारण माध्यम में विक्षोभ एक निश्चित
चाल से एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित होते हुए आगे बढ़ता है मतलब। और जो हम लोग का तीसरा है वो है तरंग गति के कारण माध्यम के कण विक्षोभ के साथ आगे गति नहीं करते, वरन अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आवर्त गति करते हैं। जो तीसरा है वो तरंग गति के कारण माध्यम के कण विक्षोभ के साथ आगे गति नहीं करते हैं, वरन अपने मध्य स्थिति के इधर उधर गति करते हैं। मध्य स्थिति मतलब जो बीच की स्थिति होती है उसके इधर उधर गति करते हैं, मतलब ये कि नहीं कि वो आगे की तरफ गति करें, मतलब इधर उधर मतलब जो मध्य होता है या तो बीच की मतलब जैसे मध्य यानी एक ये रस्सी हो गई तो इसके बीच में मध्य स्थित इधर उधर गति करेंगे, इसके ये समझ लो मध्य। तो या तो फिर ये इसके इधर गति करेगा या फिर इसके इधर गति करेगा, ये नहीं कि एक तरफ या फिर इधर गति करे या फिर इधर गति करे, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता होगा, बट अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं इसके बेस पे और एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अगर समझ में आता है तो कोई बात नहीं समझ में आता होगा तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और जो चौथा है हम लोग का तरंग गति के द्वारा माध्यम के कणों के दोलन की गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है। तरंग गति के द्वारा माध्यम के कणों के दोलन की गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। अब जो है हम लोग का वो है प्रगामी तरंग धारा। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये हम लोग का प्रगामी तरंग धारा है ये क्या है। तो आओ हम लोग देखते हैं ये प्रगामी तरंग धारा क्या होता है, या किसे कहते हैं। देखो, जब किसी माध्यम में लगातार तरंग उत्पन्न होती हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर सम स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुए विक्षोभ को प्रगामी तरंग कहते हैं। ये फिलहाल ये जो डेफिनेशन है ये आप लोग के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आप लोग साइट स्क्रीन ले लीजिए, मतलब ये आप लोग के लिए ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप लोग साइट स्क्रीन ले लीजिए। उसके बाद मैं फ़िलहाल आप लोग को एक बात और बता दे रहा हूँ, जब भी आप लोग कभी भी किसी भी टीचर का आप लोग कभी भी लेक्चर लें तो आप लोग अपने पास एक कॉपी और एक पेन ज़रूर लेकर बैठे, ताकि देखो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप लोग लिख सकें। और जब तक आप लिखेंगे नहीं, केवल लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लिखेंगे नहीं समझ के। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर बैठे हैं तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठें। तो फिलहाल ये आप लोग को समझ में आया होगा कि जो प्रगामी तरंग धारा है ये क्या है। जब किसी माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे ये मतलब जब किसी माध्यम में, जैसे ये देखो ये कोई माध्यम है और इसमें लगातार तरंगें उठती रहती हैं। अब जो तरंगें हैं वो उठती रहती हैं, उत्पन्न होती हैं। माध्यम के कण अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। और जब मतलब इस पे मतलब लगातार कंपन होता रहता है और विक्षोभ आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे जब किसी चीज़ में कंपन होगी तो वो जाहिर सी बात है कि आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। अब प्रगामी तरंग धारा, हम लोग का प्रगामी तरंग धारा हो गया। फिलहाल प्रगामी तरंग धारा जो है आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं हम लोग जो यांत्रिक तरंग के प्रकार हैं, यांत्रिक तरंग के इतने प्रकार हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यांत्रिक तरंगों के प्रकार मतलब काइंड्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। जो यांत्रिक तरंगें हैं कितने प्रकार की होती है, तो जो यांत्रिक तरंगें होती हैं ये हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है वो होता है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा जो होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ये दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो फिलहाल इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कल करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर जो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है
तो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोग को इतनी बात ज़रूर बता ही दे रहा हूँ कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में आप लोग थोड़ी बहुत पढ़ के बैठिएगा। तब जब मैं कल अगला लेक्चर लूँगा तो आप लोग को कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो चलो ठीक है, लेकिन मैं लास्ट में ये बात बता दे रहा हूँ, आप लोग जब भी लेक्चर देखिए तो कापी और पेन ज़रूर रख के बैठें ताकि आप अधिक चीज़ें उसमें नोट कर सकें। तो और फ़िलहाल ये लेक्चर आप लोग शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर बताइए कि ये जो लेक्चर हुआ आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला लेक्चर फिर अगले दिन होगा।